नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं आपको ए से लेकर जेड तक के सारे डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा। आपको कोई भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी ज़्यादातर लोग एजेंट के पास जाते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि भाई उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो क्या। पर फिर भी आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो आप जब भी IELTS या PTE की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उसी टाइम पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर लो। तो जब भी वीज़ा अप्लाई करने का टाइम आएगा तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, आपको भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। और स्पेशली अगर आपका डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में टाइम ज़्यादा चला गया तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप इंटेक मिस कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स उसी टाइम पे इकट्ठा करना स्टार्ट कर लो जिस टाइम पे आप अपनी IELTS या PTE की एग्जाम की तैयारियां स्टार्ट कर रहे हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, बट उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे हमको बहुत सपोर्ट मिलता है, हमको आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अगर आप 12th के बाद यहाँ पे आ रहे हो तो सिर्फ आपको 10th की मार्कशीट चाहिए एंड 12th की मार्कशीट चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे बैचलर्स के बाद आ रहे हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बैचलर्स करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में आपका स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपके अपनी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी जिसमें सारे सेमेस्टर के रिजल्ट्स लिखे होंगे एक साथ एक ही पेपर पे। तो वो ट्रांसक्रिप्ट आपको अपना जो यूनिवर्सिटी का जो सेंटर होता है वहां से मिल जाएगी। उसके बाद आपको चाहिए होगा अपना प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपका डिग्री खत्म नहीं हुआ है तो अगर आपका डिग्री ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो आप अपना डिग्री सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि लोग लास्ट सेमेस्टर में भी अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, तब उस टाइम पे आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांग सकते हो यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से। और फिर उसके बाद आपको अपने सारे सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए होगी, सारे 8 सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए होगी। अगर आपने 8 से ज्यादा बार एग्जाम दिए, जैसे कि कई लोग फेल हो जाते हैं तो उनकी एक्स्ट्रा मार्कशीट आती है, जैसे कि मेरी भी यहाँ पे मेरे पास है। तो ये मेरी एक्स्ट्रा मार्कशीट है जिसमें मैंने 2 सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा एग्जाम दी थी जिसमें मैं एक बार फिर से फेल हुआ हूँ। तो ऐसे अगर आपकी ज्यादा मार्कशीट है तो आप दे सकते हो। ये सब्जेक्ट में मुझे पता नहीं मैं कैसे फेल हो गया था, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को सिखाया था, वो पास हो गया और मैं फेल हो गया। तो मैंने एक सब्जेक्ट की एग्जाम थोड़ी ज्यादा बार दे दी थी, तो मेरी 8 से ज्यादा मार्कशीट है। और बहुत सारे लोगों की होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपकी नहीं होगी। डरने की जरूरत नहीं है, अगर 1-2 ज्यादा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जितने भी आपकी मार्कशीट है वो मार्कशीट सारी आपको सबमिट करनी है। उसके बाद आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लेना है अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, वो आपको सबमिट करना है। तो ये सारे एकेडमिक्स है आपके जो चाहिए होंगे जब भी आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करोगे। तो उसके साथ साथ अगर आपका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन रहा है तो उसके भी सर्टिफिकेट्स आप सबमिट कर सकते हो। कोई भी अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो उसका भी आप सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो। ये सारी चीजें आप अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो। जो भी आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के सर्टिफिकेट मिले वो सारा आप लिख सकते हो। जो इससे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि आप और सारी चीजों में भी इंटरेस्टेड हो। तो ऐसा कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो, मेरे पास 8-10 थे तो मैंने सारे सबमिट कर दिए। छोटे मोटे भी होते हैं तो भी आप सबमिट कर सकते हो, उसमें सिर्फ आपको स्कैन करके भेजना है। तो सारे जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के सर्टिफिकेट्स है वो सारे आप सबमिट कर दो। तो ये सारे थे एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट। उसके बाद है IELTS या PTE का डॉक्यूमेंट। जो भी अगर आप IELTS की एग्जाम दे रहे हो तो आप IELTS का स्कोर कार्ड सबमिट करो। अगर आप PTE की एग्जाम दे रहे हो तो PTE का स्कोर कार्ड सबमिट करो। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आप PTE की एग्जाम दो, क्योंकि PTE की एग्जाम बहुत ईजी है। उसके बाद है आपका पासपोर्ट। तो आपको अपने पासपोर्ट की क्लियर स्कैन कॉपी सबमिट करनी है। जो पहला पेज होता है वो भी अच्छे से दिखना चाहिए और जो लास्ट पेज होता है जिसमें मॉम डैड और सबका नाम होता है वो भी अच्छे से दिखना चाहिए। तो वो कॉपी आपको अच्छे से स्कैन करके सबमिट करनी है पासपोर्ट की। और अब जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, अगर आप उसकी जेरोक्स सबमिट कर रहे हो तो आप उसमें नीचे सिग्नेचर कर सकते हो कि एज भाई दिखाने के लिए कि ये ट्रू कॉपी है। एजेंट आपका जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है वो आपने उसको प्रोवाइड किया है। उसके बाद है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि इसमें आप अपना जो भी जेन्युइननेस है वो दिखा सकते हो उनको कि आपको वहां पे ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने के लिए जाना है। तो वहां पे जाके आप अपनी कंट्री में वापस चले आओगे, आपको सिर्फ स्टडी के लिए जाना है। तो वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। आप अपने जो फादर का बिजनेस है, आप अपना जो भी है वो सारी चीजें मेंशन करके उनको दिखा सकते हो कि भाई ये लिंक है तो उसकी वजह से हमको ये स्टडी करना है और ये स्टडी करने के बाद हमको ये बेनिफिट होगा। तो हमको फिर उसके बाद यहाँ पे आके इतने सैलरी मिलेगी, ये सब। तो वो सब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में मेंशन कर सकते हो। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपका अच्छा होगा तो आपके वीजा आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो मेक श्योर करना कि जब भी आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पज SOP लिख रहे हो तो वो बहुत अच्छे से लिखो। किसी की हेल्प लो जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, जो जिसने ऑलरेडी लिखा हुआ है। SOP का काम आप अपने एजेंट पे नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि उनके पास तो और 100 फाइल होगी करने के लिए।
तो वो उनके लिए और नई नई चीज़ें लिखना मुश्किल होता है और उनका उतना ध्यान भी नहीं रहता है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको जब लिखने के लिए देते हैं तो आप पहले अच्छे से ध्यान से देखो, आराम से सोचो कि आप क्या क्या आपने किया है अब तक और आपको फ्यूचर क्या प्लानिंग है। फ्यूचर प्लानिंग भले आपका ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने का हो, बट वो साइड में रख के आप और सोचो कि अगर आप इंडिया वापस चले जाओगे या फिर अपनी कंट्री में वापस चले जाओगे तो वहां पे जाके आप क्या करने वाले हो। उसके बाद है आपका रिज्यूम। आप अगर 12th के बाद आ रहे हो तो आपका उतना कुछ होगा नहीं, एकेडमिक्स होगा 12th एंड 12th का जो मार्क्स होगा वो सब आप अपनी हॉबीज और वो सब लिख सकते हो। बट अगर आप बैचलर्स के बाद आ रहे हो तो आप अपने बैचलर्स में जो भी प्रोजेक्ट किए या फिर अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोई की उस टाइम पे, तो वो सब आप मेंशन कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप अगर आपके कोई सर्टिफिकेट्स है तो वो सर्टिफिकेट्स का भी आप मेंशन कर सकते हो। और आप वो सारे सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप सबमिट कर सकते हो स्कैन कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की, तो वो दोनों एक साथ जैसा हो जाएगा। क्योंकि आप जो भी अपने रिज्यूम में लिखोगे उसके आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपको सारे सर्टिफिकेट्स भी चाहिए होंगे। तो जो भी आपके पास है वही आप रिज्यूम में लिखो, बट जो भी आपने किया है वो मेक श्योर करो कि सारा लिख दो। ऐसा ना करो कि कुछ मिस हो जाए, कि आपने कुछ अच्छी चीज की थी और वो मिस हो गई। अगर आप कोई कम्युनिटी का काम कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो, तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास छोटा भी सर्टिफिकेट है, किसी ने सर्टिफिकेट दिया है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। उससे आपके वीजा में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। और अब हम जो डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं वो 2020 के बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, तो अभी आपको 2 डोज का कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका और आपके पेरेंट्स का आईडी प्रूफ। तो उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड सबमिट करना रहेगा। सेम आपको आपके अपने मम्मी पापा का आधार कार्ड और पैन कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। और अब जो एसओपी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके फंड्स। तो आपको अपने फंड्स दिखाने पड़ेंगे बहुत अच्छे से, उसी से आपके वीजा के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो वो आप एजुकेशन लोन के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप अपनी एफडी दिखा रहे हो तो आप अपने एफडी के, अगर आप अपना बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट दिखा रहे हो तो आपको अपने लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप अपनी आईएलटी से पीटी की एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तब से आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना स्टार्ट कर लो। उसमें सबसे पहले ये है कि आप अपना अगर खुद का पैसा दिखाने वाले हो तो आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे पहले से डाल दो, तो वो पैसे पुराने होते रहेंगे। तो आपको मिनिमम 3 मंथ से ज्यादा का सेविंग दिखाना पड़ेगा अपने सेविंग अकाउंट में, उसका आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हो। या फिर आपने यहाँ पे आने के लिए लोन लिए तो आपको अपने लोन के डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि लोन सैंक्शन लेटर, आपको अपना जो लोन डिस्बर्समेंट लेटर होगा वो सबमिट करना पड़ेगा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने बैंक से मिल जाएंगे जहां से भी आप लोन ले रहे हो वो। तो अगर आप जो भी कर रहे हो, अगर आप एफडी है, पुराना सेविंग्स है, जो भी है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक से अच्छे से लेके आओ, क्योंकि उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आपका वीजा आने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया एसओपी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंड है। उनको विश्वास दिलाना है कि जो भी आपने फंड्स उनको दिखाए वो आपके खुद के है या फिर आपने जो लोन लिए वो जेन्युइन लोन है। और फंड्स में आपको दिखाना पड़ता है अपना 12 मंथ का लिविंग कॉस्ट, स्टडी कॉस्ट और वो सब। और यहाँ पे अभी लिविंग कॉस्ट ज्यादा बढ़ चुका है, बट अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो और अपना आपको लिविंग कॉस्ट कम रखना है तो जब भी आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आप अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हो एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन से। वो आपको हेल्प करेगा आपका घर ढूंढने में। और अगर आपको अपनी कंट्री से बैठे बैठे यहाँ पे घर ढूंढ लेना है तो एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन आपको बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी सिटीज में अकोमोडेशन अवेलेबल है। और स्पेशली बहुत सारी जगह पे वो यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया में ही उसके अकोमोडेशन अवेलेबल है, और या फिर उसके अकोमोडेशन जो भी है वो सिटी सेंटर्स के आसपास है। तो एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन एक ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट और एप्लीकेशन है जिसके पास 20,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज है 200 सिटीज में। तो आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो अगर आप अपना पहला घर ढूंढने का ट्राई कर रहे हो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कोई भी सिटी में। तो आपको बस एम्बर की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन में जाके आपको अपनी यूनिवर्सिटी के आसपास अकोमोडेशन सर्च करना है, तो आपको आराम से बहुत सारे अकोमोडेशन मिल जाएंगे जिसमें से आप अपने बजट के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी अकोमोडेशन चूज कर सकते हो, जिसमें बहुत सारी यूटिलिटीज भी इंक्लूड होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और वो सब। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया पहली बार आ रहे हो तो। एम्बर अकोमोडेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज में ऑस्ट्रेलिया में एम्बर अवेलेबल है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, अपनी सिटी के हिसाब से अपना अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपकी आईटीआर और आपके पेरेंट्स के आईटीआर। तो अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो आपके पास आईटीआर नहीं होगा, बट अगर आप बैचलर्स के बाद थोड़ी बहुत जॉब करने के बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आपके पास आईटीआर होना जरूरी है, क्योंकि उससे आप अपनी
गैप एक्सप्लेन कर पाओगे। जैसे कि अगर आप बैचलर्स खत्म करने के बाद 1 साल के बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, तो उस साल 1 साल के अंदर आपने कुछ जॉब की या फिर छोटा मोटा बिजनेस किया, तो उसकी वजह से जो आपका गैप होगा वो जेन्युइनली आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे। और जैसे कि अगर आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, तो आपको उनके भी ITR सबमिट करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों की मदर जो होती है वो हाउस वाइफ होती है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट जैसे कि मेरी मदर टीचर थी, तो मैंने उसके ITR भी सबमिट किए थे और मेरे पापा की भी ITR मैंने सबमिट किए थे। उसके बाद है एफिडेविट्स। अगर आपका कोई नाम चेंज हुआ है या फिर आपके फादर का नाम में थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि हम गुजराती लोग हैं तो हमारे में कभी कभी कुमार होता है, कभी कभी भाई होता है नाम के पीछे, तो वो जस्टिफाई करने के लिए हम एफिडेविट करवा सकते हो। वो मांगे उससे अच्छा है कि आप पहले से ही सबमिट करवा दो, या फिर पूछेंगे भी नहीं, वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आपका नाम में थोड़ा सा डिफरेंट है या फिर आपके पेरेंट्स के नाम में थोड़ा भी डिफरेंट है, तो आप उसका एफिडेविट करके वो एफिडेविट सबमिट कर दो। एफिडेविट करवाना इतना हार्ड नहीं है, वो एफिडेविट आप इजीली वो किसी भी लॉयर के पास जाके ले सकते हो। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट ऑफ जेन्युइननेस का भी एफिडेविट प्रोवाइड कर सकते हो, कि जैसे कि आपने जो भी उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए वो सारे जेन्युइन है, कहीं गलत तरीके से डॉक्यूमेंट लेके सबमिट नहीं किया, तो उसका भी आप एक एफिडेविट करवा के सबमिट कर दोगे, तो उससे आपके वीजा एप्लीकेशन को बहुत सपोर्ट होगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, जिसको COE बोलते हैं, जिसके ऊपर आपको वीजा मिलता है यहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेके आ रहे हो, वो यूनिवर्सिटी आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट देती है, जिसमें आपका जो कोर्स का नाम होता है वो लिखा होता है, ड्यूरेशन लिखी होती है, कब स्टार्ट हो रहा है, कब फिनिश हो रहा है, वो सब लिखा होता है। तो आपको अपना कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद है ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, OSHC जिसको बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो स्टूडेंट वीजा पे, तो ये लेना मस्ट है। आपके पास 2 साल का जो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए वो कंपलसरी है। तो आप वो हेल्थ इंश्योरेंस अपने एजेंट से भी करवा सकते हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ COA में भी करवा सकते हो और अपने तरीके से भी करवा सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखना है सिर्फ कि उस हेल्थ इंश्योरेंस में सब कुछ कवर है। यहाँ के जो जनरल प्रैक्टिस होते हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं, हमारे वहाँ के MBBS, तो यहाँ के जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं, वहाँ पे जाने के बाद आपको सिर्फ अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस नंबर है वो देना है। वो उस तरीके से आपको वो बस चेक कर लेना कि क्या क्या इंक्लूडेड है। अगर आप कपल में आ रहे हो, आपको लगता है कि आपका 1 या 2 साल के अंदर बेबी का प्लानिंग है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें प्रेगनेंसी का भी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो कुछ महीने या फिर 12 महीने पुराना होना चाहिए, अगर आपको वो चीजें क्लेम करनी है। तो आपको बस ये मेक श्योर करना है कि जो भी हेल्थ कवर आप ले रहे हो वो आपके फ्यूचर बेनिफिट्स को देख के लेना है। उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर सकते हो, जो है समरी ऑफ फंड्स। अगर आपका जो भी लोन है या फिर FD है, वो सारी चीजें आप एक समरी ऑफ फंड्स में 2-3 पेज का जो बना के आप उनको सबमिट कर सकते हो, जिससे वीजा ऑफिसर को इजी हो जाएगा देखना कि आपने कौन कौन से कहाँ से आपने फंड्स उठाया है। और फिर कई लोग होते हैं जो 12th के बाद 1 आध साल के बाद यहाँ पे आते हैं, या फिर बैचलर्स करने के बाद 1-2 साल के बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं। तो बीच में जो उनका 1 साल का या फिर 2 साल का गैप होता है वो जस्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप अपना ITR के बेसिस पे या फिर पे स्लिप और वो सब दिखा के भी उनको आप बता सकते हो कि भाई हमारी गैप इस वजह से थी। तो उस तरीके से आपकी जो भी गैप है वो जस्टिफाई करो, अच्छे से जस्टिफाई करो, नहीं तो आपके वीजा उसी की वजह से कैंसिल हो सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों की ज्यादा गैप होती है, तो वो ज्यादा गैप एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी ज्यादा गैप होती है तो आपको ज्यादा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आपको जो वीजा ऑफिसर होता है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो वो जेन्युइनली ही आ रहे हो, आपने कोई जोल जाल नहीं किया है और यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी कंट्री में वापस जाना है। तो ये है सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए चाहिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।